आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान के ज्यादातर स्टेम सेल के इदारों में हो रहा है। फिर उस स्टेम सेल की थर्ड पार्टी वैलिडेशन होती है, क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स पढ़े। Nijinsky, the future of healing today. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सैयद असद अली है और मैं निजिंस्की मेडिकल सेंटर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। आज हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट है। मेरे साथ फ़ातिमा अफजाल यहाँ मौजूद हैं। फ़ातिमा ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन से मास्टर्स की है मीडिया के अंदर, वन ऑफ द टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। फ़ातिमा ने स्वीडन में यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया हुआ है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये एट द प्रेजेंट मोमेंट निजिंस्की फाउंडेशन को बड़ा ज़बरदस्त उसके अंदर काम कर रही हैं और करंटली ये निजिंस्की फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। तो लेट्स डाइव इन और फ़ातिमा से कुछ बड़े मज़े के कमाल सवाल करते हैं। अच्छा जी, बड़ा एक अहम सवाल है मेरे जहन में कि आप स्वीडन, यूरोप, स्टॉकहोम, यूनाइटेड नेशंस, मैं कहता हूँ क्या बात है, नहीं तो ये सब को छोड़ छाड़ के यू केम टू पाकिस्तान एंड डिसाइडेड टू वर्क इन अ स्टेम सेल फाउंडेशन। क्या वजह है इस बात की? अच्छा, जब मैं स्वीडन में थी तो मैंने पढ़ाई ख़त्म की। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि शुरू से मेरे नज़रिए में ये था कि मैंने किसी प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करना। मैंने किसी ऐसे कॉज के लिए काम करना है कि जिसमें इंसान का कुछ भला हो। ठीक। तो मैंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जो यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करती थी, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएटेड थी, जिसमें हम लोग डिस्प्लेस्ड लोग जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए काम करते थे। मगर जब मैं उधर काम कर रही थी तो मेरे जहन में हमेशा पाकिस्तान का ख्याल आता था। और मुझे अपना आप बहुत गिल्टी महसूस होता था कि मेरे मुल्क में इतनी गुर्बत है, इतने लोग हैं कि जिनको ज़रूरत है और मैं उधर नहीं हूँ। तो ये चीज़ हमेशा मेरे जहन में खटकती थी। और फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान में स्टेम सेल इलाज शुरू हो गया है और मैंने देखा कि स्टेम सेल कितनी तेज़ी से पाकिस्तान की मार्केट को इनगल्फ कर रहा है। तो मेरी इधर बातचीत शुरू हुई निजिंस्की मेडिकल सेंटर से। बेसिकली तब निजिंस्की का आइडिया बन रहा था, तब ये रमज़ान अली सैयद हॉस्पिटल था और ये लोग निजिंस्की बनाने का सोच रहे थे। मेरी इनसे बातचीत शुरू हुई और मैंने इनसे, मगर तब भी मेरी इनसे नॉन प्रॉफिट के बेस पे ही बात शुरू हुई थी कि अगर आप लोग एक फाउंडेशन शुरू करते हैं या आप लोग इसको नॉन प्रॉफिट में लेके आते हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूँगी आप लोगों के साथ इसमें लिएज़ॉन करने के लिए। अच्छा, आपने मेडिकल सेंटर की बात की। लोग अक्सर ये भी सोचते हैं कि निजिंस्की मेडिकल सेंटर इट्स अ सेपरेट आइडेंटिटी, एट द सेम टाइम निजिंस्की फाउंडेशन एक सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी है। ये क्यों है और निजिंस्की फाउंडेशन में आप ऐसा क्या हासिल करना चाहती हैं कि जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है? देखें, बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, निजिंस्की मेडिकल सेंटर बेशक एक सेपरेट आइडेंटिटी है, मगर हम लोग इलाज निजिंस्की मेडिकल सेंटर के थ्रू करते हैं। राइट। मतलब कि निजिंस्की फाउंडेशन की जो ट्रीटमेंट्स हैं हम लोगों का उनके साथ एक कोलैबोरेशन है। ठीक है, जो हमारा इलाज है वो निजिंस्की मेडिकल सेंटर में होता है। मगर सेइंग दैट निजिंस्की मेडिकल सेंटर इज टोटली ए सेपरेट एंटिटी, whereas निजिंस्की फाउंडेशन इज टोटली ए सेपरेट एंटिटी। तो इसलिए लोग, मैं ये बात इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ कि लोग कंफ्यूज ना करें कि अगर वो लोग कंसल्टेशन करवाने निजिंस्की मेडिकल सेंटर आ रहे हैं या अगर उनका इलाज निजिंस्की मेडिकल सेंटर में हो रहा है तो शायद ये दोनों एक चीज़ है। सो द हॉस्पिटल विंग इज निजिंस्की मेडिकल सेंटर, जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो निजिंस्की मेडिकल सेंटर दे रहा है। राइट। बट बेसिकली इट्स निजिंस्की फाउंडेशन, क्योंकि देखें ना फाउंडेशंस जो हैं वो बेसिकली किसी ना किसी मेडिकल, क्योंकि देखें निजिंस्की में हमारे पास टॉप टियर इस वक्त निजिंस्की पाकिस्तान का लीडिंग स्टेम सेल इंस्टीट्यूट है। उसके साथ का दूसरा स्टेम सेल क्लिनिक आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब फाउंडेशन के जरिए हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो पेशेंट जो हमारे पास आता है जिसको कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, बेशक वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो,
बेशक वो इनफर्टिलिटी हो, बेशक वो आर्थराइटिस हो, बेशक वो ऑटिज्म हो। इसमें मैं स्ट्रेस अपॉन करूंगी ऑटिज्म, इनफर्टिलिटी एंड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में। पाकिस्तान में इन 3 डिजीजेस का बहुत पेशेंट है एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सा पेशेंट वो है जो बहुत लो इनकम बैकग्राउंड, जो अफोर्ड ही नहीं करता, जो अफोर्ड नहीं करते। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बड़ी मुश्किल बीमारियां हैं, मतलब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जिसको अंधराता कहते हैं, या ऑटिज्म जो कि एक बड़ी पढ़ी लिखी बीमारी लोगों को लगती है। आप ये लेकिन जिसके घर में है उसकी पूरी फैमिली को, उसके खानदान को एग्जैक्टली पता है एग्जैक्टली कि ये पता है है कि ये क्या चीज है। ठीक है, दूसरा इसमें ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आजकल लोग, एक गरीब से गरीब इंसान भी बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। You see, they are very well informed. Like we have patients who are of such a low income background, but they know what autism is. कई दफ़ा उनको उस बीमारी का नाम नहीं पता होता, मगर जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनका डायग्नोसिस करते हैं, हम उनके टेस्ट करवाते हैं, उनका एक असेसमेंट होती है, तो उस बच्चे को ऑटिज्म निकलता है। कई दफ़ा यस आई एग्री, उनको नाम नहीं पता होता कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, लेकिन ये पता बीमारी क्या है, ये उनको पता है कि हमारा बच्चा बोल नहीं सकता या हमारा बच्चा अपनी एज से पीछे है। मतलब जो हमारे लो इनकम बैकग्राउंड के लोग हैं वो आम जुबान में कहते हैं हमारा बच्चा अपनी उम्र से पीछे है। अच्छा, ये इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग जो पैसे वाले नहीं हैं या जिन लोगों के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, ये सारे लोग ये फैसला कैसे करें कि वो जिस स्टेम सेल क्लिनिक पे जा रहे हैं क्या वो फ्रॉड तो नहीं है, क्या वो स्कैम तो नहीं है? क्योंकि आजकल पाकिस्तान की एक हिस्ट्री भी है कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा काम होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता, खैर पूरी दुनिया में इस तरह होता है, बट पाकिस्तानी लोग ये फैसला कैसे करें कि वो अगर नजिंस्की आ रहे हैं तो ये एक ऑथेंटिक क्रेडिबल इदारा है? अब इस क्वेश्चन के 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं विच नीड टू बी रियलाइज्ड। कुछ टेक्निकल बातें हैं, कुछ नॉन टेक्निकल बातें हैं। राइट। पहले हम टेक्निकल बातें देख लेते हैं। आप ये बात समझ लें कि एक अच्छी स्टेम सेल इन क्लिनिक के पास सबसे पहली चीज़ है कि लैब अपनी होनी चाहिए, इन हाउस स्टेम सेल लैब होनी चाहिए, राइट। ठीक है, दिस इज अ मस्ट। पीपल हु से कि नहीं हमने स्टेम सेल कहीं से ले लिए, उनके आने में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में उनकी एफिकेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए स्टेम सेल लैब अपनी होनी चाहिए। अब वो स्टेम सेल लैब जब आपने बना ली तो वो स्टेम सेल लैब कैसी होनी चाहिए, उसको चलाने वाले कौन होने चाहिए, उसको चलाने वाले कौन होने चाहिए। अच्छा जी, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि वो स्टेम सेल लैब बायो सेफ्टी लेवल 2 होनी चाहिए, करेक्ट। वो एशरे गाइडलाइन से बनी होनी चाहिए और WHO स्टैंडर्ड से बनी होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल बेंचमार्क है और नजिंस्की के पास अपनी बायो सेफ्टी लेवल 2 एशरे गाइडलाइन से बनी हुई और WHO स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनी हुई इन हाउस स्टेम सेल लैब है। ISO सर्टिफिकेशन भी है, ISO 9001 भी है, ISO 14644 भी है, ISO 15189 भी है, एंड वी आर आल्सो IGC accredited। सो आई थिंक नजिंस्की के पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक क्रेडिबल इदारे में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आ गई कि अब वो स्टेम सेल कल्चर कौन करता है। अब वो स्टेम सेल कल्चर करने के लिए आपको PhD साइंटिस्ट चाहिए। एक लोग जिन्होंने थोड़े से डिप्लोमे किए हुए हैं वो सेल को कल्चर नहीं कर सकते, जो कि आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान के ज़्यादातर स्टेम सेल के इदारों में हो रहा है और लोग उनके पास मुझे नहीं पता क्यों जा रहे हैं, बट दिस इज हैपनिंग and I'm saying that on camera that this is what is happening around here। तो नजिंस्की के पास PhD साइंटिस्ट्स हैं कि जो इन सेल्स को कल्चर करते हैं, तब वो स्टेम सेल बनता है। फिर उस स्टेम सेल की थर्ड पार्टी वैलिडेशन होती है, और जो कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ नजिंस्की की कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट है। वी आर कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड कि वो हमारी थर्ड पार्टी वैलिडेशन होती है, ट्रायल लीनिएज की भी और सरफेस मार्कर्स की भी। जब तक ये ना हो हम स्टेम सेल्स किसी को एडमिनिस्टर ही नहीं करते। आई थिंक थर्ड पार्टी वैलिडेशन इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट हियर, एग्जैक्टली, कि जिससे ये पता लगे, साबित हो कि जो हम चीज़ लगा रहे हैं वो स्टेम सेल ही है। क्या वो सरफेस मार्कर्स उसके अंदर मौजूद हैं जो एक स्टेम सेल में होने चाहिए, जिसके अंदर पोटेंशियल है टू रिजेनरेट? अगर नहीं है तो वो नहीं है। सो आई थिंक वैलिडेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल।
दूसरी चीज आ गई डॉक्टर्स कि जो लोग स्टेम्स देखे ना, क्योंकि डॉक्टर ने कंसल्टेशन करनी है, डॉक्टर ने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आया ये पेशेंट स्टेम सेल का कैंडिडेट है या नहीं है, और अगर ये कैंडिडेट है तो इसको कितने सेल्स लगेंगे और कितने सेशंस होंगे। तो अगर वो डॉक्टर क्रेडिबल नहीं होगा या वो डॉक्टर के पास प्रॉपर कैपेसिटी नहीं होगी पेशेंट को जज करने की, उसकी डिग्रीज प्रॉपर नहीं होंगी, तो फिर तो पेशेंट का क्या बनेगा। अच्छा, ये बहुत सारे पेशेंट हैं या आपकी हमारी पॉडकास्ट सुनेंगे, उनको एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि हम चलें, हमने डिसाइड किया कि हमने इस क्लिनिक पे जाना है, क्लिनिक इज ऑथेंटिक, क्लिनिक क्रेडिबल है, सर्टिफाइड है, उसके पास तमाम ISO सर्टिफिकेशंस हैं, बट वो अगर उसको ऑटिज्म है, कोई फर्टिलिटी का फैक्टर है, कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ है, वो ट्रस्ट कैसे करे कि वो जो इलाज कराने जा रहा है वो क्या क्रेडिबल है या उसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये है कि ट्रस्ट में मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं कि लोग कंफ्यूज्ड हैं आजकल, डरे भी हैं, they're scared, यही they're मैं बात confused. अपनी डॉक्टर्स वाली पूरी करूंगी कि अब जैसे निजिंस्की के पास क्रेडिबल डॉक्टर्स हैं, एक तो डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी आ गई, उसका ठीक है। देखें क्या वो एक्रेडिटेड है, सर्टिफाइड है, क्या वो डॉक्टर एक कंसल्टेंट है, वो जिस चीज़ का इलाज कर रहा है। एग्जैक्टली वो चीज़ आ गई, ठीक है। दूसरा, क्लिनिक की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिक किसी डिजी जगह पे तो नहीं है, जहाँ वो जा रहे हैं वो एक मेन जगह पे है, वो एक ऑथराइज्ड जगह पे है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट फैक्टर के लिए आई वुड से रीड एंड रीड पब्लिश्ड क्लिनिकल लिटरेचर। इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप ऑनलाइन जाएं, आजकल ऑनलाइन जाने का ज़माना है, प्लीज़ AI से ना पूछें, प्लीज़ गूगल रिसर्चेज ना करें, क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि स्टेम सेल लोगों को कितना फ़ायदा दे रहे हैं। पूरी दुनिया में बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिन्होंने क्लिनिकल डेटा पब्लिश किया ऑन रेलेवेंट डिजीजेस के अंदर। एग्जैक्टली। और अगर मैं सब लोगों को इधर अर्ज करूंगी कि अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो आप हमारे पास आएँ, हम लोग हमारे पास डेटाबेसेस हैं, आप निजिंस्की के पास आएँ, आप कंसल्टेशन के लिए नहीं भी आते, आप वैसे हमें विजिट करने आए, सीइंग इज बिलीविंग, यू नो, यू कम, यू विजिट अस, 10,000 स्क्वायर फीट पे हमारी जगह है, आप पूरा क्लिनिक विजिट करें, आप हमसे डेटाबेस में से मांगें, हम आपको पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको क्लिनिकल पब्लिकेशंस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको अपने कंसल्टेंट से मिलवाएंगे। क्योंकि देखें, होता ये है कि पेशेंट जो है ना, वो एक तो ऑलरेडी परेशान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें ऑटिज्म की एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका बच्चा बीमार है और वो पिछले 7-8 साल से कॉन्स्टेंटली बीमार है, तो आपकी वैसे ही आपकी ज़हनी हालत इतनी वल्नरेबल हो चुकी होती है कि यू आर वेरी स्केयर्ड एंड पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। एग्जैक्टली। तो इसलिए आई वुड से ट्रस्ट द साइंस, रीड व्हाट्स बीन डन, ट्रस्ट दैट। If you don't trust us, you will trust thousands of people who have already worked on that, and you will see the results. इंसानों पे पब्लिश डेटा है जिसमें रिजल्ट्स भी हैं कि हमने ये चीज की, इसका रिजल्ट उन इंसानों पर क्या आया। और ज्यादातर पेपर्स में आप देखेंगे ऑटिज्म के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत फायदा हुआ, मतलब ये कि ऑटिज्म में मिराकुलस रिजल्ट्स हैं स्टेम सेल्स के। राइट। अच्छा, ये बताएं, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर watching और वो चाहते हैं to pursue this treatment, how would you respond to a particular family or a particular patient who has completely lost hope? इसमें मैं उनको ये कहूँगी कि डोंट लूज होप, ठीक है। अल्लाह मियाँ ने कुरान पाक में भी कहा है कि हर जो बीमारी है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और मेरे ख्याल से, मुझे तो अब ये लगता है कि ये चीज़ स्टेम सेल के लिए ही कही गई है कि जिस तरीके से इसने तरक्की की है। और मैं उनको कहूँगी कि हमारी निजिंस्की फाउंडेशन है, आप प्लीज़ उम्मीद ना छोड़ें। अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते, अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते, अब बिल्कुल उम्मीद का दामन ना छोड़ें, आप हमारे पास आएँ, हम आपकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, आपकी कंसल्टेशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे। मगर एक चीज़ इधर मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी कि हम झूठे क्लेम्स नहीं करेंगे, हम आपको रियलिटी बताएंगे, हम आपको ये चीज़ रियली बताएंगे कि जितना फ़र्क आपको पड़ सकता है उतना हम आपको सही बताएंगे। हम आपसे कोई ऐसा क्लेम नहीं करेंगे, मगर उम्मीद छोड़ना बिल्कुल गलत है।
सही। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो आपके पास एक ऐसी फाउंडेशन मौजूद है जो कि पाकिस्तान की एक ऐसी फाउंडेशन है कि जो स्टेम सेल्स का इलाज कर रही है। ऐसी फाउंडेशन आपको पाकिस्तान में दूसरी नहीं मिलेगी। सही। चलें फातिमा, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया, बड़ी ज़बरदस्त Thank गुफ्तगू you. हुई। इट वाज एन ऑनर, अ प्रिविलेज टू होस्ट यू, और इंशाल्लाह दोबारा फिर बैठेंगे, फिर गप लगाएंगे। जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। If you like this video, subscribe to our channel for more upcoming videos on stem cell, infertility, health and wellness, and beyond. Thank you. Nijinsky, the future of healing today.